शाइन आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये है करंट अफेयर्स की क्लास जो उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। आज हम इसमें लाए हैं 10 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि पहला सवाल लिखा हुआ बेटा, पहला सवाल है कि भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को एक्सपोर्ट की है। ब्रह्मोस मिसाइल है जो भारत ने बेच दी है किस देश को। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की जो मिसाइल है वो किसी दूसरे मुल्क ने खरीदी है। आप जानते होंगे कि भारत ही और देशों से मिसाइलें खरीदता हुआ आया है। अब हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गए हैं कि हम बाकी देशों को मिसाइल या डिफेंस की चीज़ें बेच भी सकते हैं। ठीक है, तो भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को एक्सपोर्ट की? तो बेटा ऑप्शन है लाओस, ताइवान, भूटान या फिलीपींस। तो वो हमने बेची है किसको? फिलीपींस को। किसको बेची है? फिलीपींस को। पहली बार ऐसा हुआ है। दो बातें और नोट कर लीजिए। ये जो फिलीपींस है इसकी जो राजधानी है बेटा, राजधानी आती है मनीला, और फिलीपींस की जो मुद्रा है वो होती है बेटा पेसो। पेसो जो है यहाँ की करेंसी है और भारत से इसने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है। ठीक है, तो भारत ने फिलीपींस को या भारत ने इसे ब्रह्मोस मिसाइल बेची है। तो पहला सवाल बहुत शानदार है कि पहली बार भारत ने एक मिसाइल बेची है, वो भी ब्रह्मोस मिसाइल बेची है। दो सवाल बन जाएंगे यहाँ से, इम्पोर्टेंट है कि भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल बेची है? तो फिलीपींस। ये पूछा जाएगा कि भारत ने फिलीपींस को कौन सी मिसाइल बेची है? अग्नि, पृथ्वी, नाग या ब्रह्मोस? तो आंसर आएगा ब्रह्मोस। चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा नहीं, खास चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में हो रहे हैं, इस समय वर्तमान में चल रहे हैं, पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं। और इसकी जो कमेटी है या उसकी जो एक जूरी है उसमें भारत की एक महिला को शामिल किया गया है, वो भी पहली बार। कौन है वो? बिल्किस मीर, नूरी फातिमा नूर, सुमन कल्याण, मनीषा पांडे। तो ये जो बिल्किस मीर हैं इनको शामिल किया गया है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो इनका राज्य जो है वो बेटा जम्मू कश्मीर है। कौन सा खेल खेलती हैं? तो बेटा इनके खेल का नाम है कयाकिंग व कैनोइंग। कयाकिंग व कैनोइंग। कयाकिंग और कैनोइंग जो है वो क्या है भैया? एक जल क्रीड़ा, पानी के खेल हैं ये। उसकी कोच भी हैं ये। और ये जो है ये पेरिस ओलंपिक की जूरी में, पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल
प्रथम भारतीय महिला बनी है? नाम उनका बिल्किस मीर। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट सवाल है। बिल्किस मीर कौन है? तो पेरिस ओलंपिक जूरी की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी है वो, ठीक है। और याद रखना, जो एशियन गेम्स हुए थे चीन में 2023 में, उस जूरी की ये मेंबर थी। पेरिस ओलंपिक की जूरी की सदस्य बनी है ये। और जो एशियन गेम्स हुए थे चाइना में, होंगझाओ में, उसकी जूरी की भी मेंबर थी ये। एक सवाल मैं और आपको बताऊंगा, नोट डाउन आप कर लेना, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ इसको, बल्कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कमेंट करके उसका जवाब देना। देखिए, ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की पहली भारतीय महिला सदस्य का नाम लिखना है आपको, ठीक है। वो दूसरी बार बनी है, पहली बार भी बनी थी वही, और दूसरी बार भी उन्हीं को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की पहली भारतीय महिला सदस्य का नाम बताना है, कमेंट करके जवाब देना। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि वो जाग रहे हैं, वो जागरूक हैं, और हम लोग भी जो मेहनत करते हैं उसका प्रतिफल हमारे सामने आता है, ठीक है। तो अगर आपको सवाल के जवाब पता हुआ करें तो आप भी कमेंट करके उनके जवाब दिया करें, ठीक है। तो सवाल आज का ये है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा गया है अगले सवाल में। बेटा, अगले सवाल में कह रहे थे कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा को, न्यायमूर्ति अशोक देसाई को, या इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। एक तो आपके लिए इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि राष्ट्रीय न्यायिक जो डिपार्टमेंट है, संस्थान है हमारा, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, वो कहाँ है? एक तो ये सवाल आ सकता है आपके लिए कि बताइए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ है और उसका जो निदेशक है वो इस समय कौन बने हैं, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रीय न्यायिक जो अकादमी है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, इम्पोर्टेंट सवाल बन जाएगा। जो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी है बेटा, वो कहाँ है? तो उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1993 में। 1993 में ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना था। 1993 में ही अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। 1993 में ही जो स्वयं सहायता समूह थे वो बने थे। देखिए कहाँ है ये, तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ है? तो वो है बेटा भोपाल में। कहाँ है? भोपाल। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इसके निदेशक कौन बने हैं? इसके निदेशक जो बने हैं डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस बने हैं। लेकिन सवाल ये इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ है? राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी कहाँ है हमारी? तो वो है बेटा भोपाल में। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जो क्वेश्चन है हमारे लिए, कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? जैनी एरपन बेग, रिकेन यामामोटो, मिशेल टेलाग्रेंड, या इनमें से कोई नहीं।
सवाल यह है कि जो बुकर पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय वाला, वो किसको दिया गया है। ठीक है, तो किसको दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है बेटा? तो उनका नाम है, देखिए उनका नाम है जेनी एयरपेनबेक। नाम है उनका जेनी एयरपेनबेक। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये किसे मिला है? तो ये मिला है बेटा जेनी, नाम याद रख लेना, एयरपेनबेक। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये जर्मनी की पहली महिला है। ये इस पुरस्कार को पाने वाली जर्मनी की प्रथम लेखिका। देखिए, जर्मनी की पहली लेखिका जेनी एयरपेनबेक को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। इम्पोर्टेंट है। अब सवाल ये है कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है जिसके लिए इनको मिला है। तो पुस्तक का नाम है बेटा कैरोश। आ सकता है सवाल कि कैरोश पुस्तक को किसने लिखा है। पुस्तक और लेखक यूपी पुलिस का एक फेमस टॉपिक है, पूछ लेगा कैरोश पुस्तक को किसने लिखा है। तो जेनी एयरपेनबेक ने लिखा है, जर्मनी की लेखिका हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद किसने करा है? ये जर्मन भाषा में थी, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने करा है? तो जिन्होंने अंग्रेजी अनुवाद करा उनका नाम है माइकल हॉफमैन। माइकल हॉफमैन ने इस किताब को अंग्रेजी में लिखा है। ठीक है, और उसी अंग्रेजी वर्जन को क्या मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको जो पेपर में आने वाले हैं। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने का फैसला किया और निर्णय दिए। ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने, केरल उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, अहमदाबाद उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो ये काम करा है केरल उच्च न्यायालय ने। ये जो केरल उच्च न्यायालय ये कहाँ है? तो ये एर्नाकुलम में है। एर्नाकुलम, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? एर्नाकुलम में। और ये क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला प्रथम उच्च न्यायालय है। प्रथम उच्च न्यायालय है। तो पहला उच्च न्यायालय जिसने क्षेत्रीय भाषा में, लोकल भाषा में मतलब निर्णय दिए हैं, तो उसका नाम आ जाता भैया एर्नाकुलम उच्च न्यायालय केरल। केरल उच्च न्यायालय भी कह देते हैं, एर्नाकुलम में है। अच्छा सवाल बनेगा, क्वेश्चन में सवाल आ सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की शुरुआत कब हुई थी? जैसा आपने सोलर अलायंस का नाम सुना होगा, वैसे ये है जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। कह रहा है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 सितंबर 2023 को, 12 सितंबर 2023 को, 19 सितंबर 2023 को या 17 सितंबर 2023 को। कब इसकी शुरुआत हुई है बेटा? ये ज़रूर याद रखें। यह है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। जैसे सोलर अलायंस सौर ऊर्जा के लिए बना, वैसे जैव ईंधन के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बना था। इसकी शुरुआत कब हुई थी बेटा? तो इसको शुरू किया गया था 9 सितंबर 2023 को। ये अलायंस कहाँ बना था? तो हमारे देश में बना था, नई दिल्ली में।
नई दिल्ली में बना है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर आप नोट कर लें, एक तो ये इम्पोर्टेंट है, एक सवाल आता है विश्व जैव ईंधन दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाते हैं? हो सकता है दिवस पूछ ले, तो विश्व जैव ईंधन दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को, सॉरी 10 अगस्त को। हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, हर साल 10 अगस्त को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या लिखा गया बेटा? अगले सवाल में कह रहे हैं किस अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन ने अक्टूबर 2023 में भारत की यात्रा की? सामिया सुलूहू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं जो भारतीय दौरे पर आई थी? केन्या, तंजानिया, नामीबिया या सोमालिया? तो मैं बता दूं, ये सामिया सुलूहू हसन ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? तो वो है बेटा तंजानिया की। ये जो तंजानिया है ये किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है तंजानिया। कहाँ था बेटा? अफ्रीका में। तंजानिया की जो राजधानी है वो है डोडोमा। डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। तंजानिया की जो मुद्रा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में मुद्रा और राजधानी फेमस है, आ सकता है नाम आपके लिए ये, तो वो है हाँ शिलिंग, तंजानियाई शिलिंग। शिलिंग जो है वो यहाँ की करेंसी का नाम है बेटा। और यहाँ की जो राष्ट्रपति है, यहाँ की जो राष्ट्रपति है उनका नाम है सामिया सुलूहू हसन। सामिया सुलूहू हसन। और ये जो है भारत की यात्रा करने वाली तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है। तो ये कौन है? ये तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। और ये भारत के दौरे पर आई थी। इन्होंने भारत दौरा कब करा है? तो बेटा इनका भारत दौरा जो हुआ है वो हुआ है 8 से 10 अक्टूबर 2023 को। 8 से 10 अक्टूबर 2023 को ये भारत के दौरे पर आई, ठीक है। चलिए, तो याद रखेंगे सामिया सुलूहू हसन कहाँ की हैं? तंजानिया की। भारत के दौरे पर आई थी और जो भागीदार देश बना था सूरजकुंड मेले में वो तंजानिया था। अगला सवाल क्या है? फरवरी 2024 में कौन सा सूरजकुंड मेला आयोजित किया गया? सूरजकुंड मेले का नंबर बताना है। फरवरी के महीने में इसका आयोजन हुआ था और ये कौन से नंबर का सूरजकुंड मेला था? ठीक है, 2024 में इसका नंबर पूछ रहे हैं। तो ये था बेटा, ऑप्शन आ रहे हैं 32वां, ऑप्शन आ रहे हैं 36वां, 34वां और 37वां। तो ये था 37वां सूरजकुंड मेला। देखो 37वां नंबर है, नंबर ज़रूर याद रखें। 37वां सूरजकुंड मेला 2024। ये मेला किस राज्य में लगता भैया? तो राज्य है हरियाणा। हरियाणा में सूरजकुंड झील है, उसी के किनारे पर। हरियाणा के किस शहर में लगता है? शहर या ज़िला आता फरीदाबाद। फरीदाबाद में। इस बार नंबर कौन सा था बेटा? 37, 37वां नंबर था इसका। और याद रखें इसमें जो थीम राज्य था, इसका जो थीम राज्य था वो था गुजरात। गुजरात की थीम पर था ये। और इसका भागीदार या साझीदार देश जो था
इसका साझीदार देश या भागीदार देश जो था वो तंजानिया था। तंजानिया बना बेटा, इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आ सकते हैं, दोनों नंबर तो पूछेंगे। और देखिए कहा जाता है यह विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, क्राफ्ट मेला है, जहाँ पर दस्तकारी और तमाम चीज़ों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। कौन सा? सूरजकुंड। कहाँ लगता है? हरियाणा के फरीदाबाद में। थीम राज्य क्या था? गुजरात। साझीदार राज्य कौन सा बना? तो वो है तंजानिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। और अगला सवाल कुछ इस तरह से है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत को कौन सा नंबर मिला है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का नंबर कौन सा आया है? ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। ऑप्शन है 7वां, 51वां, 57वां और 63वां। तो देखिए ये जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 है, इसमें भारत की रैंक पूछी है। तो बेटा भारत की रैंक की हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस प्रदर्शन में टोटल जो थे 67 देशों ने भाग लिया है। कुल देश को कितने थे? 67। 67 देशों में से पहला, दूसरा, तीसरा स्थान किसी को नहीं मिला है। चौथा नंबर आया है डेनमार्क का। और इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो हमारे देश भारत का नंबर है 7वां। भारत 7वें नंबर पर आया है। और 67वां देश जो बना है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब का नंबर 67वां आया है इस सूचकांक में। इस सूचकांक में सऊदी अरब 67वें नंबर पर है। ठीक है, एक बात आप थोड़ी सी और नोट कर लें कि जब कभी भी इंडेक्स पूछेंगे तो उसमें या तो पहला स्थान या भारत की रैंक, तो भारत की रैंक ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में दूसरा सवाल है पहला नंबर। मेरा सवाल ये आपसे है कि देखिए विश्व में सर्वाधिक CO2 का उत्पादन, दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चाइना है। चीन पहले नंबर पर है, दूसरे पे US है और तीसरे पे भारत है। दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भारत का नंबर तीसरा है। ठीक है, भारत का नंबर तीसरा है दुनिया में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है, ये कह रहे हैं कि 5 आइज इंटेलिजेंट में कौन सा देश शामिल नहीं है? USA, कनाडा, न्यूजीलैंड और भारत। 5 आइज इंटेलिजेंट, इनमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो बेटा हमारा देश जो भारत है वो इस समूह का हिस्सा नहीं है। 5 आइज इंटेलिजेंट, ये 5 आइज इंटेलिजेंट क्या है मैं आपको बता दूं। यह एक बहुपक्षीय खुफिया गठबंधन है और इसमें क्या होते हैं, जो इसके मेंबर होते हैं उनकी खुफिया एजेंसियां एक दूसरे से जानकारी शेयर करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? तो भैया कह सकते हैं यह एक खुफिया, यह एक बहुपक्षीय खुफिया गठबंधन है। अलायंस है, ये गठबंधन है, खुफिया एजेंसियों का गठबंधन है। और इस 5 आइज में कौन कौन से देश आते हैं इसमें? तो इसमें 5 देश शामिल हैं। कौन कौन से 5 देश हैं? अमेरिका, USA, ब्रिटेन, UK, कनाडा के बाद में शामिल है ऑस्ट्रेलिया और बेटा 5वां देश है न्यूजीलैंड। ये 5 आइज अलायंस का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? ये जो देश हैं 5, इनकी अपनी अपनी खुफिया एजेंसियां हैं।
तो ये क्या करती हैं, कोई सूचना होती है तो खुफिया जानकारी एक दूसरे के साथ में शेयर करने वाली ये एक यूनिट है इनकी। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं, समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।